तो चलिए अब चर्चा करते हैं कि क्या ये जो हाउसिंग इंडेक्स बन रहा है इसके आने से किस प्रकार का सुधार इस सेक्टर में होगा और क्या ये सही तरीके से इस सेक्टर में होने वाली गतिविधि को कैप्चर कर पाएगा। तरुण मेहरोत्रा हमारे साथ हैं, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर पुरी कंस्ट्रक्शंस, और रोहन शर्मा, सीनियर मैनेजर रिसर्च और रियल एस्टेट इंटेलिजेंस सर्विसेज, जोन्स लैंग लसाल। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है प्रॉपर्टी इंडिया में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं और तरुण आपसे पूछते हैं, जो ये इंडेक्स बन रहा है, ऐसे और भी इंडेक्स हमने देखे हैं यूएस, यूरोप में भी इस तरह के इंडेक्स है, लेकिन वो मार्केट्स काफी स्ट्रक्चर्ड होती हैं, वो मार्केट्स का डेटा इजीली अवेलेबल होता है। लेकिन जो भारत का जो रियल एस्टेट बाजार है अपने आप में रेगुलेटेड नहीं है, काफी ज्यादा अनरेगुलेटेड सेक्टर है, तो क्या पूरी तरह से इंडेक्स कैप्चर कर पाएगा डेटा? जी आशुतोष, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि ये एक बहुत ही जायंट स्टेप है इन द राइट डायरेक्शन। एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है हिंदुस्तान जैसे देश के लिए। सारे डेवलप्ड नेशंस इसे बहुत बारीकी से फॉलो करते हैं। एक हिंदुस्तान ये है जहाँ पे इतनी ज़्यादा आर्थिक व्यक्तिगत एक्टिविटी है हाउसिंग में, बट हमारे पास कोई भी डेटा किसी शहर का नहीं है। तो एक आर्थिक संकेतक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एंड सबसे पहला स्टेप के हिसाब से हाउसिंग स्टार्टअप इंडेक्स ये है। हाउसिंग इंडेक्स एक कंप्लीट तौर पे नहीं है, बिकॉज हाउसिंग इंडेक्स में आगे चल के प्राइसिंग भी आ जाएगी, जिससे कि आपको प्राइसिंग क्लियर हो जाएगी। बट आज जो ये शुरू करने वाले हैं, इससे हमें एक आइडिया लगेगा कि अगले 3 साल में, अगले 4 साल में किस शहर में कितनी हाउसिंग आ रही है और कितनी आगे शॉर्टफॉल है। इससे ना ही सिर्फ हाउसिंग इंडस्ट्री के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, बट करीब 270 इंडस्ट्रीज़ हैं जो हाउसिंग से रिलेटेड हैं, जिसमें आपका सीमेंट, स्टील, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डायरेक्टली आ गया। उसके बाद जब ये हाउसिंग तैयार हो जाती है तो उसके बाद आपके पास इसमें फर्निशिंग्स आ जाती हैं, फिनिशिंग इंडस्ट्री आ जाती है। उसके बाद आपके पास जब लोग इसमें मूव इन करते हैं तो आपके पास कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडस्ट्री आ जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं कि आगे आगे कितनी, एक संकेत लगाने के लिए कि कितनी डिमांड होगी। ऑल्सो आज हमारी हाउसिंग इंडस्ट्री काफ़ी इन्वेस्टर ड्रिवन है, जिसे कहा जाना चाहिए। तो अगले 3 साल में, 5 साल में एक अनुमान लगाया जाए कि कितनी हाउसिंग आ रही है, उससे एक इन्वेस्टर को भी फ़ायदा है ये लगाने में कि प्राइसेस किस दिशा में जाएंगे। जी बिल्कुल। रोहन, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी इन्वेस्टर को भी फ़ायदा है, ये बात कह रहे हैं तरुण, लेकिन अगर इसकी बारीकियों में जाएं तो जो आम खरीदार है इस तक इसका फ़ायदा पहुंचने में और या उसको समझने में कितनी मुश्किलें आ सकती हैं और वो कैसे इस तक अपना इसका फ़ायदा उठा सकेगा? देखिए, अभी तक तो हमें पहला डिस्प्ले देखना है, डेटा किस फॉर्म में आएगा, कैसे मिलेगा, कितना यूज़र फ्रेंडली है, कितनी एक्सटेंट ऑफ इंफॉर्मेशन उसमें दी जाएगी। उस सब पर डिपेंड करता है कि जो आम आदमी है जिसके लिए आप बात कर रहे हैं कि वो सप्लाई देख सकेगा, उस हिसाब से अपना डिसीजन ले सकेगा कि वो कहाँ खरीद सकता है घर या कहाँ उसे जाना चाहिए खरीदने के लिए, वो उस पर डिपेंड करता है। बट अगर हम इनिशियली देखें तो ये देख के लगता है कि हाउसिंग स्टार्टअप इंडेक्स कह रहे हैं, तो क्योंकि आप क्लियरली बताएंगे कि एक प्रोजेक्ट में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई है और आप ये भी बताएंगे कि एक पर्टिकुलर, और इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट हो रही है वो एक वार्ड लेवल पे कलेक्ट होकर फिर सिटी लेवल पे एग्रीगेट होगी, तो एक सिटी के अंदर भी किस पॉकेट में कहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है, कितनी होगी, उस हिसाब से आम आदमी को पूरा डिसीजन लेने में उसको उतनी आसानी होगी कि वो कहाँ जाए, किस टाइप के प्रोजेक्ट, कहाँ पे उसे इन्वेस्ट करना शायद बेहतर रहेगा, या किस प्रोजेक्ट में उसे घर लेना या किस एरिया में घर इतने बन रहे हैं कि वो वहाँ ले सकता है। और ये मैं जानना चाहूंगा रोहन कि ये जो इंडेक्स है इसको हम प्राइसिंग के नजरिए से कैसे परखें, क्योंकि ऑलरेडी नेशनल हाउसिंग बैंक का रेजिडेक्स आता है जो कि 12 या उसके आसपास के जो बड़े शहर हैं उनका प्राइसिंग बताता है कि वहां प्राइसिंग कैसे चल रही है। तो यदि हम इस एक्टिविटी इंडेक्स को साथ में रखकर और रेजिडेक्स को साथ में रखकर, क्या दोनों को मिलाकर हमें डेटा को देखना पड़ेगा या इसके अलावा भी और इंडेक्सेस की जरूरत है? क्योंकि मुझे याद है यूएस में सिर्फ एक ही नहीं, जैसे एक केस शिलर होम प्राइस इंडेक्स होता है, फिर एक बिल्डर सेंटिमेंट इंडेक्स भी होता है, तो इसकी तर्ज पे क्या हमें और ऐसे इंडेक्स लाने की और जरूरत है? देखिए, इंडेक्स का सबसे बड़ा पर्पज यही है कि एक सेक्टर में आप कितने ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी ला सकते हैं। आप जितने भी इंडेक्सेस लाएं उससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, बशर्ते कि उसको कलेक्ट एक ऐसी एजेंसी कर रही है जिसके कलेक्शन पर आपको विश्वास हो। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि अभी आपको ये भी देखना है कि कौन सी सिटीज़ ऐसी हैं जो रेसिडेक्स में और हाउसिंग स्टार्टअप इंडेक्स में कॉमन है, वहीं पर आप उनको साथ में रख के देख सकते हैं कि क्या
वहाँ पे इतनी सप्लाई आगे आएगी जो वहाँ के प्राइसेस को ऊपर ले जाएगी या नीचे ले जाएगी। जो मैंने देखा है पहली 50 सिटीज़ में बड़े शहर जैसे गुड़गांव और नोएडा का नाम ही नहीं है। आप हरियाणा में सिर्फ फरीदाबाद देख रहे हैं, आप यूपी में एनसीआर के हिसाब से सिर्फ गाजियाबाद देख रहे हैं। तो अब ये 2 शहर ऐसे हैं जहाँ सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है हाउसिंग में। अगर आप इन्हें ही फर्स्ट ट्रांच में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं और फर्स्ट 50 सिटीज़ में भी इनका नाम नहीं है, तो शायद आपको ये भी देखना चाहिए। तो ये सब पॉइंटर्स हैं, बट ये तो फैक्ट है कि अगर आप रेसिडेक्स को साथ में रखेंगे और उसके साथ में आप हाउसिंग स्टार्टअप इंडेक्स को का डेटा देखते हैं, तो आपको इतना अनुमान लग जाएगा कि आगे आने वाले टाइम में किस सिटी में कितना हाउसिंग आएगा। वो देख करके आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये ओवर सप्लाइड मार्केट है या अंडर सप्लाइड मार्केट है। उससे फर्क जरूर पड़ेगा कि आगे आने वाले प्राइसेस क्या बढ़ेंगे या घटेंगे, और उस हिसाब से इन्वेस्टर या बायर एक सही टाइम पे डिसीजन ले सकता है कि उसे उस मार्केट में कब एंटर करना चाहिए। जी बिल्कुल सही बात है। तो मुहिम तो अच्छी है, लेकिन असल बात यह है कि इस सेक्टर को मदद की जरूरत है, सरकार की तरफ से मदद की जाए ताकि उन्नति हो और ग्राहकों के लिए भी आसान दरों पर मकान डेवलपर मुहैया कराए। शायद यही सबकी गुहार है और शायद ये इंडेक्स उस चीज को पूरा कर सके, यही हमारी आशा है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इस बहुत अहम विषय पे हमारे साथ चर्चा की।